नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे दरकती दीवारें, खतरे में जिंदगी। एक तरफ प्राकृतिक आपदा है, कहीं बाढ़ आ रही है तो कहीं लैंडस्लाइड हो रहे हैं और लोगों की जान जा रही है। उधर दूसरी तरफ जर्जर दीवारें, इमारतें, भवन, मकान ढह रहे हैं। प्राकृतिक आपदाओं को रोकना तो इंसानों के बस में नहीं है, लेकिन जो जर्जर दीवारें, इमारतें, भवन, मकान ढह रहे हैं, इसका कारण सिर्फ और सिर्फ लापरवाही है। ये ऐसी घटनाएं हैं जिनको रोका जा सकता है। सजग और सतर्क रहकर मासूम लोगों की मौत को टाला जा सकता है, लेकिन कोई कोशिश नहीं होती। जर्जर मकान और इमारतें सालों तक वैसी ही खड़ी रहती हैं। उन्हें गिराने की जहमत नहीं उठाई जाती, न नोटिस दिया जाता है, न नोटिस का पालन करवाया जाता है। बल्कि इस तरह के खतरनाक भवनों में तो कई बार शादी ब्याह से लेकर अनेक धार्मिक आयोजन भी हो जाते हैं। सागर में जो दीवार गिरी, उसके साए में धार्मिक आयोजन हो रहा था। कुछ समय पहले इंदौर में एक मंदिर में बावड़ी पर भी धार्मिक आयोजन के दौरान हादसा हो गया था। सरकारी नियम कहता है कि जो भी कमजोर और जर्जर भवन है, उनका नियमित रूप से पता लगाकर उनको तोड़ने की कार्रवाई स्थानीय प्रशासन या निकाय द्वारा की जानी चाहिए, लेकिन इस नियम का पालन ही नहीं हो पाता। अब उत्तर प्रदेश से लेकर एमपी तक 3 बड़ी घटनाओं और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के फटकार के बाद प्रशासन होश में आ गया है। पर यह प्रशासनिक जागरूकता कब तक रहेगी, कहना मुश्किल है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करते हैं। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं, देखिए। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लेकर देश के कई हिस्सों से मकानों, दीवारों, इमारतों के गिरने की खबरें आ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ बाढ़, भूस्खलन की आपदाएं भी देखने को मिल रही हैं। बाढ़, भूस्खलन तो प्राकृतिक आपदाएं हैं, किंतु मकानों, दीवारों, इमारतों का अचानक गिर जाना आपराधिक लापरवाही की पराकाष्ठा है। एमपी के सागर जिले में दीवार गिरने से 9 बच्चों की मौत हो गई और 2 घायल हो गए। बच्चों की उम्र 8 से 15 साल के बीच थी। हादसा रविवार सुबह करीब 10 बजे रहली विधानसभा क्षेत्र के शाहपुर में हुआ। जेसीबी से मलबा हटाकर शव और घायल बच्चों को बाहर निकाला गया। राखी से पहले बहनों ने 9 भाई खो दिए। इस हादसे में मृतकों में 7 इकलौते बेटे थे। जिस मकान की दीवार गिरी वह जर्जर था, फिर भी अनदेखी की गई। मकान की दीवार में बड़ी दरार थी। पहले भी कुछ ईंटें गिरी थी, लेकिन इसे तोड़ा नहीं गया। दरार में सीमेंट भर दिया गया। इस मकान में रहने वाला परिवार बहुत पहले ही दूसरे मकान में शिफ्ट हो चुका था। इससे पहले रीवा में भी स्कूल से घर लौट रहे बच्चों पर अचानक एक जर्जर मकान की दीवार गिर पड़ी। मलबे में दबने से 4 बच्चों की मौत हो गई और 4 बच्चे घायल हो गए। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के पास मंगलवार सुबह 3 बजे 2 मकान ढह गए। इसमें ड्यूटी पर तैनात महिला पुलिसकर्मी समेत 9 लोग मलबे में दब गए। 8 को सुरक्षित बाहर निकाला गया। 43 साल की एक महिला की मौत हो गई। हादसे के वक्त लोग सो रहे थे। इस तरह की घटनाएं आए दिन सुनाई पड़ रही हैं। बड़ी तादाद में लोग मारे जा रहे हैं। छोटे बच्चों की मौत हो रही है। दर्दनाक हादसे हो रहे हैं, लेकिन इन सब घटनाओं से कोई सबक नहीं लिया जाता। कुछ देर के लिए प्रशासन जागता है, बाद में सब गहरी नींद में सो जाते हैं। प्राकृतिक आपदा पर तो कोई नियंत्रण नहीं है, पर इस तरह की मौत को सजग रहकर रोका जा सकता है। ऐसा नहीं है कि पुराने भवनों की जानकारी नहीं होती है, लेकिन सतर्कता और प्रशासन की लापरवाही इन घटनाओं को बुलावा देती है, दावत देती है। सागर में जिस मकान में यह हादसा हुआ, जिस जगह पर यह हादसा हुआ, वो पहले से ही जर्जर था। बड़ी दरार उसमें आई हुई थी, लेकिन उसे भर दिया गया। अगर उसे ध्वस्त कर दिया जाता है, समय रहते कार्रवाई होती, वहां पर कोई कार्यक्रम नहीं आयोजित होते, तो शायद किसी की मौत नहीं होती। लेकिन इस मामले में आंखें मूंद कर प्रशासन बैठा होता है, या फिर लापरवाह प्रशासन की वजह से लोगों की जानें चली जाती है। छोटे छोटे मासूम बच्चे जिनकी मौत हुई है। बताया जा रहा है कि कई ऐसी इस घटना में ऐसे बच्चे भी थे जो एक लौते परिवार का चिराग थे। लेकिन इससे फर्क किसे पड़ता है? पड़ता होता तो शायद इस तरह की घटनाओं को पहले ही होने से पहले ही रोका जा सकता है। प्रकृति के रौद्र रूप पर किसी का बस नहीं, लेकिन जिस चीज पर बस है, क्या उस पर भी काम हो रहा है? हमारे साथ सागर से हमारे सहयोगी एसएन पटेल जुड़े हुए हैं और लखनऊ से अभिषेक जुड़े हुए हैं।
सबसे पहले मैं सागर की ही बात करूंगी। जो घटना सामने आई है, 9 बच्चों की मौत, जाहिर है रूह कांप जाती है ऐसी घटनाओं को देखकर। जेसीबी से मलबा हटाकर उनके शव निकाले जा रहे हैं। इस घटना को लेकर मैं पूरी डिटेल आपसे चाहूंगी, एसएन पटेल आप दें। और अब प्रशासन, क्योंकि ये भी खबर निकलकर सामने आ रही है कि कलेक्टर भी बदल दिए गए हैं वहां पर, लेकिन क्या इस पूरे मामले की जानकारी पहले से नहीं होती नगर निगम को, प्रशासन को? वैसे तो बुलडोजर पहुंच जाता है हर जगह, लेकिन जिन्हें तोड़ना चाहिए उन तक नहीं पहुंच पाता। जी बिल्कुल। अगर इसकी हम बात करें, सायपुर की घटना की बात करें, तो ये अगर प्रशासन को अगर पहले से जानकारी होती है, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, अनदेखा करते हैं। जबकि नगर परिषद सायपुर है, वहाँ कोई ज्यादा बड़ी नगर परिषद नहीं है। वहाँ लगभग 24,000 लोगों की आबादी है, जिनमें से 14,000 वहाँ के वोटर्स हैं। तो जो मकान है ऐसे, वो तो वहाँ के प्रॉपर अध्यक्ष भी हैं, उनको भी दिन रात दिख रहे थे। जो वहाँ का नगर पालिका का अमला है, वो भी सफाई के लिए जाता है, उनको भी दिख रहे थे। ये तो अनदेखी वहाँ पर की और ये हादसा हुआ है। हालांकि आज तो वैसे ही वहाँ पर जो ऐसे जर्जर मकान थे, उनके लिए बुलडोजर से गिराया जा रहा है। अभी इसमें जो स्थानीय लोग थे, हमारी कुछ उनसे भी बात हुई है, तो उन्होंने बताया कि अभी हमारे कोई नोटिस नहीं आया है और सीधी मकानों पर कार्रवाई की जा रही है। और अगर हम आते हैं पंचायत स्तर पर, जो पंचायत स्तर है, तो ग्राम पंचायतें हैं। अभी यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे काफी मकान ऐसे देखने को मिल जाएंगे। कोई बरसात के समय में अधिकांश धराशायी होते हैं और कहीं न कहीं इसमें मवेशी भी दब के मर जाते हैं और लोग भी मर जाते हैं। तो अभी ये पंचायतों पर तो कोई असर नहीं पड़ा है, सिर्फ नगर पालिका और नगर परिषदों में इसका असर अब देखने को मिल रहा है। तब प्रशासन जागा है। जी बिल्कुल, जब तक कुछ लोगों की मौतें नहीं होती, जब तक लोगों की सांसें नहीं थमती, जब तक शव नहीं देखे जाते, लाशों की कतार नहीं लगती, तब तक इनके दिल नहीं पसीजते और तब तक कार्रवाई नहीं होती। मौन धारण करके बैठे होते हैं। इस तरह की घटनाएं वाकई दिल दहला देती हैं कि एक साथ, और वो भी शिवलिंग बना रहे थे वो मासूम बच्चे। मैं आगे बढ़ रही हूं क्योंकि ऐसी घटनाएं और भी सामने आई हैं। लखनऊ से भी ये घटना सामने आई है। उसके बाद हमारे साथ रामेश्वर गुप्ता जी भी जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड नगर निगम अधिकारी हैं। सिटी प्लानर अतुल सेठ साहब भी जुड़े हुए हैं। सर, दोनों का स्वागत। मैं आगे आपके पास आऊंगी। मैं उत्तर प्रदेश की भी एक घटना का जिक्र करूंगी, जहां से अभिषेक हमें जानकारी दे रहे हैं। वाराणसी काशी विश्वनाथ मंदिर के पास जो हादसा हुआ है, महिला पुलिसकर्मी समेत 9 लोग मलबे में दब गए। इस घटना के पीछे किसकी गलती मानते हैं? क्या यहाँ पर लापरवाही बरती गई, अभिषेक? देखिए, लखनऊ की अभिषेक का वॉइस हमारे पास नहीं आ रहा है, आप ऑडिबल नहीं है अभिषेक। मैं लौटूंगी आपके पास। आप सेठ साहब, कई जगहों पर निर्माण नहीं होना बताया जाता है। जब टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की हम बात करते हैं, कई बाउंड्रीज ऐसी होती हैं या फिर तालाब से लगी हुई जमीनें हैं, कई जगहों पर ऐसी स्थिति बनती है जहां पर नो कंस्ट्रक्शन का एक सिग्नल दिया जाता है। कार्रवाई भी आप लोगों की तरफ से होती है, लेकिन कई बार कार्रवाई ठंडे बस्ते में भी चली जाती है। क्या बताएंगे आप इस तरह की घटनाएं और इनको रोकने के पीछे जो प्रयास हो रहे हैं, क्या वो काफी हो रहे हैं? मुझे लगता है पारुल जी की यह जो समस्या है जी, आने वाले समय में बहुत तादाद में बढ़ेगी। जी जी, क्योंकि भारत के अंदर पिछले 40-50 सालों में जिस ढंग से आबादी बढ़ी है और आबादी कच्चे घरों से निकल के पक्के घरों की ओर बढ़ रही है, और पक्के घर बनाने के लिए जो तकनीक है, जो जिम्मेदार लोग हैं, इंजीनियर लोग हैं, वो बहुत कम है। और इसकी लापरवाही के साथ साथ में इसका आर्थिक पहलू भी है कि इसके अंदर खर्च भी थोड़ा बहुत आता है। तो भारत जैसे गरीब देश में पक्के मकान, और वो भी इंजीनियरिंग की तकनीक से बने हुए पूरे होना बहुत दूर की बात है। मगर इसमें साथ साथ में जो नगरीय प्रशासन की व्यवस्थाएं हैं, जो नियम कायदे हैं, उसको हमको पुख्ता करना होगा। और ये संभव है कि कोई भी अगर पक्का निर्माण होता है तो उसकी गारंटी उस इंजीनियर ने देना होगी, उस अधिकारी ने देना होगी, वो दरोगा को देना होगी, जो उस कुछ गलियों का, कुछ क्षेत्र का प्रमुख होता है। जी जी, इसमें जब तक जिम्मेदारी तय नहीं की जाएगी इसी घटनाओं की कि कौन जवाबदार है सरकारी स्तर पर, और उसमें प्राथमिक स्तर पे, जैसे इंदौर शहर की बात करें तो दरोगा जो होता है वो उस एरिया का प्रमुख होता है, वो उस एरिया में ही रहता है, उस एरिया में रोज घूमता है।
तो ऐसी घटना को एक दो रोज में नहीं होती है, ये कई चेतावनी देती है, नंगी आंखों से देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है कि यहाँ घटना होने वाली है। तो इसी जगह अगर घटना होती है तो सबसे पहले उस क्षेत्र के दरोगा को जिम्मेदार ठहरा के उससे संबंधित जो भी इंजीनियर है, अगर दरोगा ने सूचना दी है तो फिर इंजीनियर पे वो जवाबदारी आना चाहिए। और इंजीनियर ने अगर सूचना दे दी है निगम में तो फिर रिमूवल गैंग पे वो जवाबदारी आना चाहिए। इस तरह जवाबदारी तय करने का कोई पैमाना बनाना होगा राज्य शासन ने, तभी ये जो अक्षम्य लापरवाही होती है इससे बचा जा सकेगा। सर, जो आपने कहा कि तोड़ने के लिए भी, यानी किसी कंस्ट्रक्शन को ध्वस्त करने के लिए भी राशि की आवश्यकता होती है, लेकिन जब जिंदगियां बचानी होती हैं तो अस्पतालों के लिए भी बजट निकलता है। जब कुछ सुविधा देनी होती है जनता को, तब जनता के लिए सुविधा के लिए बजट निकलता है। लेकिन ऐसी जगहों पर जब 50 के ऊपर 100 के ऊपर आंकड़ा चला जाता है, लोगों की मौत हो जाती है, उसके लिए क्यों बजट नहीं होता? उसके लिए क्यों इस मामले में कोई सीरियसनेस या फिर गंभीरता दिखाई नहीं देती है? और दूसरी बात ये भी, जैसे आपने कंस्ट्रक्शन का जिक्र किया, मैं कहती हूँ कई दशकों से कई इमारतें खड़ी हुई हैं, जर्जर हो चुकी होंगी, लेकिन इतनी भी भयावह स्थिति नहीं है कि वो आज ही गिर जाए। वो कंस्ट्रक्शन आज भी हमें दिखाई देते हैं। लेकिन अब जो कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, जैसे कि आपने कहा कि जिम्मेदारी तय होनी चाहिए दरोगा की, ठेकेदार की, इंजीनियर की, क्योंकि अब जो कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं ना, उनमें पर्याप्त मटेरियल उपयोग हो रहा है, अच्छी क्वालिटी का लोहा भी उतना उपयोग होना चाहिए। और जब जो रियल एस्टेट के काम करने वाले बिल्डर्स हैं, क्या वो भी इन पैमानों को ध्यान में रख रहे हैं? ये तमाम सवाल भी यथावत हैं। रामेश्वर गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामेश्वर गुप्ता जी, कहाँ लापरवाही देखते हैं? क्या आपको लगता है कि पहले से अनुमान नहीं लगाया जाता कितना पुराना कंस्ट्रक्शन है, या फिर उन्हें टाला जाता है, किसी हादसे का इंतजार किया जाता है क्योंकि प्रशासन अब जागा है, जबकि ऐसा नहीं है कि पहले से जानकारी नहीं होगी? क्यों सही समय पर कदम नहीं उठाए जाते हैं? मैडम, इसमें सभी प्रकार की दिक्कतें वाली स्थिति होती है। एक तो लापरवाही वाली स्थिति तो निश्चित रूप से है ही है। इसके अलावा बहुत सारे पॉलिटिकल रीजंस होते हैं कि जिनका टूटने वाली वो स्थिति होती है। कई जगह किराएदार होते हैं, किराएदारों द्वारा राजनीतिक प्रेशर लगा के और उसको रुकवाने की प्रयास किए जाते हैं। उन चीजों को डिनाय करना चाहिए, और जो खतरनाक वाली स्थिति है, लोगों की जान माल के ऊपर इस प्रकार की सौदेबाजी या इस प्रकार की रिकमेंडेशंस को एकोमोडेट नहीं करना चाहिए। उतना साहस में होना चाहिए। जनप्रतिनिधियों को विशेष रूप से ऐसे मामलों में हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बल्कि आगे रह के उसमें कार्रवाई कराने की करना चाहिए। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। दूसरा, माननीय अतुल सेठ जी ने जैसा भी बताया, बिल्डिंग के मटेरियल है, उसके मटेरियल की क्वालिटी पे भी ध्यान दिया जाना चाहिए। जैसे अभी जो उदाहरण आपने बताया, और दूसरे जो बिहार के और इनके जो पुलों की घटनाएं हुई है, इस टाइप की होना चाहिए। और कंप्लीशन सर्टिफिकेट का एक इम्पॉर्टेंट इशू और बढ़ जाना चाहिए कि कंप्लीशन का प्रावधान जरूर है कि बिल्डिंग परमिशन दी जाती है, उसके साथ में शर्तें लगी रहती है कि आप वो वाटर रिचार्जिंग करोगे, इतने प्लांट लगाओगे, और उसके साथ में कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेने का भी प्रावधान रहता है। किंतु आया देखने में आया है कि मुश्किल से 1-2% लोग, जिनको की कोई लोन वाली या किसी वजह से आवश्यकता होती है, सिर्फ वही कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेने की कोशिश करते हैं, और देने वाले अधिकारी भी उसमें से इसलिए भी डरते हैं। हर जगह कहीं न कहीं जो कंस्ट्रक्शन होते हैं उनमें 1-2, 5-10% की कमी बेशी जरूर रहती है। तो इस चीज पे शुरू से यदि ध्यान दिया गया और कुछ जगह पर कार्रवाई की गई तो शायद इस टाइप की घटनाएं होना अपने आप रुक जाएगी। लेकिन क्या इच्छा शक्ति दिखाई दे रही है इस तरह के काम करने की? या जैसे कि आपने कहा कि प्रेशर भी होता है, तो फिर जिनका प्रेशर होता है उन्हें ही जिम्मेदारी लेनी होगी, उन्हें ही जिम्मेदारी दीजिए, उनसे भी पूछिए जो तोड़ रहे हैं कि आपको किसने रोका, या आप अब तक क्यों नहीं तोड़ पाए अगर जो कंस्ट्रक्शन पुराना हो चुका था। सर पारुल जी, मैडम उनका नाम डिस्क्लोज करने के लिए हमारे कोई भी कर्मचारी अधिकारी तैयार नहीं होंगे, किंतु हम सोचने की बात है, क्योंकि उन्हीं की मुख्य जिम्मेदारी है। उसके बाद अधिकारी कर्मचारी तो बहुत बाद में आते हैं। जनप्रतिनिधियों का मुख्य वो होना चाहिए कि उनको इस टाइप की एक्टिविटीज में साथ नहीं देना चाहिए, बल्कि सख्ती बरतने के लिए शासन प्रशासन को इंगित करना चाहिए। सेठ साहब, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं कह रहा था कि ये जो जिम्मेदारी वाला जो मामला है, राजनीतिक दल, शासन और प्रशासन और न्याय व्यवस्था तीनों मिलकर हमारे लोकतंत्र की आधारभूत संरचना बनती है। तो कार्रवाई तो निश्चित तौर से अधिकारी वर्ग को ही करना होगी, मगर इसके लिए नीति नियम बनाने का काम जो है जनप्रतिनिधि का है। तो जनप्रतिनिधि ने सबसे पहले इसके लिए नीति नियम बनाना चाहिए। जहां तक बजट का आपने बात कही है, बजट भी मुझे लगता है कि एक अलग सा हेड है
सभी नगरीय प्रशासन के अंदर, राज्य शासन के अंदर जो डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रुप है उसके अंदर इसका होता है बजट, और इस बजट को बढ़ाकर इसी सावधानियां बहुत पहले से लेना चाहिए और जिम्मेदारी तय होना चाहिए कि अगर ये घटना होती है जी तो कौन से स्तर पे कौन जवाबदार होगा। और ये नियम बनाने का कार्य मुझे लगता है राज्य शासन का है, और राज्य शासन ने इस पे त्वरित कार्रवाई करते हुए एक दिशा निर्देश और नियम बनाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन सर, क्या इन प्रक्रियाओं पर ध्यान दिया जा रहा है? अगर नियम बनाने की बात की जा रही, कितनी घटनाएं हुई इंदौर में भी? शायद 1-1.5 साल के ऊपर हो गया होगा, ज्यादा हो गया होगा, जब हमने उस घटना को देखा था। बावड़ी साल हो गया। हाँ, बावड़ी ध्वस्त हो गई थी, कितने सारे लोगों की मौतें हुई थी जहां भजन कीर्तन इसकी मंदिर में रिपोर्ट हो आज रहे तक थे। नहीं आई है, उस पर कोई जवाबदारी तय नहीं हुई है। हाँ। और होता ये है कि घटना के बाद में एक तत्काल कहते हैं ना कि आंख पे पानी डालने का काम किया जाता है, जिससे कि एक आक्रोश, जन आक्रोश ठंडा हो जाए, और फिर वो जांच के नाम पे बात को टाल दिया जाता है। इससे बचते हुए अगर नीति नियम सख्त किए जाएंगे तो ही वास्तव में जनहित में कार्य हो पाएंगे, अन्यथा ऐसी घटनाएं और बढ़ेगी। और ऐसी घटनाओं के बाद वाकई जैसे आपने कहा, आंख में पानी डालने का काम, कलेक्टर इधर से उधर कर दिए जाएंगे, कुछ और प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले हो जाएंगे, और फिर जिनकी जान गई है उसकी जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं होता है। मुआवजे के नाम पर उनकी मदद की जाती है, लेकिन जिसके घर का चिराग बुझा उससे पूछिए कि जब ये घटना घटी तो उसके दिल पर क्या बीती होगी, किस तरह का पत्थर उसके दिल पर आया होगा। अभिषेक, आवाज मिल रही है आपको? जी जी जी। अभिषेक, बताइए वाराणसी की जो घटना हुई है उसके बारे में। देखिए, वाराणसी के एलो जोन में बीती रात 3 बजे 2 मकान अचानक से भरभरा कर गिर गए, और ये मकान यूं ही नहीं गिरे। वाराणसी और लखनऊ, उत्तर प्रदेश के सभी महानगरों में दर्जनों की संख्या में, या यूं कहें सैकड़ों की संख्या में ऐसे मकान हैं जो अंग्रेजों के समय से बने हुए हैं। तो प्रशासन या उत्तर प्रदेश में इतना हावी है क्योंकि जिसका भी मकान वाराणसी के येलो जोन में होगा, हजरतगंज और आसपास के क्षेत्रों में होगा, या आगरा होगा, जिसका मकान वाराणसी में होगा, कहीं रसूख व्यक्ति होता है। और काशी विश्वनाथ के गेट नंबर 4 के आसपास का ये जो पूरा भवन है, आप देखें कि दो मकान भरभरा कर गिर गए। उसकी सुरक्षा वाराणसी में काशी विश्वनाथ की सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मी भी मलबे में दब गए, हालांकि उनको निकाला गया। कुल 9 लोगों के फंसे होने की सूचना थी, 8 लोग सुरक्षित निकाला गया, जिनमें कुछ घायल भी हैं। एक महिला की मौत हो गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि सालों पहले जिन बिल्डिंगों को चिन्हित किया गया है, आखिर उनको किया जा रहा है, क्यों उनका मेंटेनेंस नहीं किया जा रहा है? 2 वर्ष पूर्व लखनऊ में अलाया अपार्टमेंट के नाम से एक बड़ा हादसा हुआ था। अलाया अपार्टमेंट में एक 3-4 मंजिला मकान भरभरा कर गिर गया था, उसमें कई लोगों की मौत हुई थी, कई रसूखदार नेताओं के परिवार के लोग उसमें दबे हुए थे। उसके बाद अचानक से उत्तर प्रदेश में चिन्हित करने लगे जो सभी अफसर हैं वो जर्जर मकानों को, लेकिन उसके बाद फिर से वैसे स्थिति हो गई। उत्तर प्रदेश ही नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश में यही स्थिति है। जब हादसा होता है तब जिम्मेदार जागते हैं, और जब हादसे के बाद थोड़े दिन बाद स्थितियां सामान्य होती है तो फिर से जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हैं। तो यहाँ पर सुनवाई तभी होती है जब किसी की जान जाती है। अब मध्य प्रदेश में तमाम हादसों का जिक्र आपने किया, वाराणसी में हादसा हुआ, अब जाकर एक बार फिर से प्रशासन हरकत में आएगा, लेकिन थोड़े दिन बाद जब स्थितियां सामान्य होंगी तो फिर से वैसा ही माहौल होगा, क्योंकि निजाम बदलता है लेकिन जो व्यवस्था है वो नहीं बदलती है। और व्यवस्था में वही अधिकारी हैं जो मौत होने का इंतजार करते हैं और मौत पर फिर वो कार्रवाई करते हैं, फिर वो अपनी फीड भी थपथपवाते हैं सोशल मीडिया पर कि लेकिन हर बात पे डंका जिनका बजता है उत्तर प्रदेश की सरकार, क्या उनकी इच्छा शक्ति इस निजाम के बदलने के बाद सिस्टम को बदलने की है? क्या वो प्रयास कहीं दिखाई दे रहे हैं या फिर फाइलों में गुमनाम है? देखिए, सिस्टम कितना उत्तर प्रदेश में लागू है वो सबने देखा है। कितना अधिकारियों के आगे सरकार लाचार नजर आ रही है, ये किसी से नहीं छिपा है। सरकार के वरिष्ठ लोग ये कहते नजर आते हैं कि अफसर उनकी नहीं सुनते हैं। हालांकि इस मामले में अभी वाराणसी विकास प्राधिकरण क्या कार्रवाई कर रहा है ये भी देखने वाली बात होगी, वाराणसी स्थानीय प्रशासन क्या कर रहा है कार्रवाई। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ऐसे जर्जर मकान, ये देखिए नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायतें, विकास प्राधिकरण, ये तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं, और खासकर तो विकास प्राधिकरण इसका जिम्मेदार होता है महानगरों में, और जहां पर ऐसे मकानों को चिन्हित करता है। लेकिन जो खुला खेल है जिसे कहा जाता है आमतौर पे
कहावतों में कि खुला खेल फर्रुखाबादी, वो फर्रुखाबादी खेल उत्तर प्रदेश के विभागों में जारी है। और अभी देखिए वाराणसी में जिस तरह से सुबह हादसा हुआ है, 2 मकान गिर गए हैं, 3 बजे के करीब 8 से ज्यादा लोग दबे हुए थे, 8 लोगों को निकाला गया, एक महिला की मौत हुई। अब इसके बाद त्वरित कार्रवाई की जाएगी। जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, जो अधिकारी हैं, वो अपने अधीनस्थों पर कार्रवाई करेंगे। उसके बाद उसकी पीठ भी कई बार कटवाई जैसे कि भी सेठ साहब भी कह रहे थे कि कई बार बजट ना होना भी वजह होता है कि डिमोलिश की कार्रवाई नहीं हो पा रही है। ये भी वहां पर अगर अधिकारी हैं, क्योंकि अधिकारियों को अगर उन्होंने किसी को नोटिस दिया है, टाइम लिमिटेशन दिया है, उसके बाद वो कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, तो या तो प्रेशर है या तो दूसरा बजट का प्रेशर है। ये चीजें सामने हो सकती हैं और भी कई कारण हो सकते हैं, लेकिन मुख्यतः इन कारणों को ही वजह माना जा रहा है। अभिषेक, छोटा सा कमेंट कीजिएगा आप। और देखिए बजट की कोई कमी नहीं उत्तर प्रदेश में, जहां तक मुझे जानकारी है। अभी हाल फिलहाल में 12,909 करोड़ रुपए का अनुपूरक यानी सप्लीमेंट्री बजट जारी किया गया। इससे पहले 6 लाख करोड़ से अधिक का बजट जारी किया गया था मूल बजट। तो बजट जारी हो रहा है, यूपी में बजट की कमी नहीं है। अधिकारियों की इच्छा शक्ति नहीं है, फिर पॉलिटिकल प्रेशर। देखिए पॉलिटिकल प्रेशर से ज्यादा इच्छा शक्ति। अधिकारी अगर अपनी जिम्मेदारी को मानकर काम करें, आज से ही अगर ग्राउंड पर उतरे और मकानों को चिन्हित करके उनको नोटिस दे, ये जो बुलडोजर आरोपियों के घर चल रहा है, अगर ये मनमानी करने वाले के घर जा रही है, उसकी जिम्मेदारी भी वो अधिकारी ले लें जिन्हें शायद मन ही नहीं कि लोगों की जिंदगियां बचाई जाए, फिर तो सब बात यहीं आकर रुकती है। क्योंकि अब समय कम है, एसएन पटेल आपसे एक और सवाल मेरा कि सिर्फ कलेक्टर पर गाज गिरी है और कुछ जगहों को चिन्हित किया गया है जिन्हें ध्वस्त करने के लिए नोटिस मिला हो, क्या इसको लेकर डिटेल आपके पास? जी बिल्कुल, यहाँ पर सागर में जो सायपुर में हादसा हुआ है, यहाँ 6 अधिकारियों पर गाज गिरी है। एसपी कलेक्टर के लिए भोपाल में अटैच किया गया है और जो सीएमओ थे और उपयंत्री थे, इनके लिए अब टटोला जा रहा है क्या, किनको तोड़ना है, किनको रखना है, कितना टाइम किसको हो गया? जी बिल्कुल, अब टटोला जा रहा है, अब प्रशासन जागा है। और लोगों की मौत के बाद सिग्नल मिलना, सायरन बजना शुरू हो जाता अधिकारियों के दिमाग में कि इतनी मौतें हो गई, अब बाकियों को बचा लिया जाए। क्यों पहले नहीं होता? सवाल यही है कि क्यों पहले इच्छा शक्ति नहीं दिखाते, क्यों पहले इनके मन में ये बात नहीं आती कि लोगों की मौतें हो रही हैं, जो टूट रहे हैं मकान, जो जर्जर हो रहे हैं, उन्हें ध्वस्त किया जाए। लेकिन कई कारण हो सकते हैं, कई प्रेशर हो सकता है जिसकी वजह से जो मकान है उनको तोड़ा नहीं जाता हो, जो जर्जर हो चुके हैं, और वहां पे आयोजन भी हो रहे होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े थे, हमारे सहयोग भी जुड़े थे, उनका भी शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो दरकती दीवारें, लेकिन कब तक खतरे में जिंदगी, और इन दरकती दीवारों की दरकन क्यों नहीं सुनाई देती इन अधिकारियों को? भी तब सुनाई देती है जब इनके सामने लाशें होती हैं। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।